नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे, आज का जो टॉपिक है वो है रीढ़ की हड्डी, यानी जो आपकी एकांकी है रीढ़ की हड्डी। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों को हल करने से पहले जो आपकी एकांकी है और जो एकांकीकार हैं उनसे संबंधित कुछ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्नों पर आते हैं। तो जो आपकी एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। अब सबसे पहले हम एकांकीकार के बारे में जानेंगे। तो एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में, यानी जिला कौन सा है? बुलंदशहर। और स्थान कौन सा है? तो खुर्जा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जगदीश चंद्र माथुर का कालक्रम के अनुसार एकांकी नाट्य साहित्य निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर इनकी कुछ महत्वपूर्ण एकांकी दी हुई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली यहाँ पर है मेरी बांसुरी, जिसका समय दिया हुआ है 1936 ईस्वी। नेक्स्ट है भोर का तारा, जिसका समय है 1937। फिर है कलिंग विजय, जिसका समय है 1938। और रीढ़ की हड्डी, जिसका समय है 1939। और ये आपके सिलेबस में है, तो इसका जो भी ब्यौरा है वो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। रीढ़ की हड्डी का समय 1939 से ध्यान रखिएगा। फिर है मकड़ी का जाला, जिसका समय है 1941। और खंडहर, जिसका समय है 1942। फिर है खिड़की की राह, जिसका समय है 1949। और घोंसले 1950। कबूतर खाना, भाषण और मेरे सपने, सारदिया और बंदी। ठीक है, तो ये इनके कुछ एकांकी और नाट्य साहित्य हो गए। बाकी यहाँ पर सन 1929 में मूर्खेश्वर राजा नाम से अपने बाल सखा के लिए माथुर जी ने प्रहसन लिखा था। तो इनका जो मूर्खेश्वर राजा है ये क्या है? प्रहसन है। और 1931-32 में सेवा मासिक पत्रिका में, मतलब पत्रिका का नाम है सेवा, जिस पत्रिका में माथुर जी के दो एकांकी लवकुश और शिवाजी प्रकाशित हुए। तो इनकी जो एकांकी हैं लवकुश और शिवाजी, ये सेवा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और माथुर जी की मेरी बांसुरी एकांकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये मेरी बांसुरी है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तेरी बांसुरी नहीं है, मेरी बांसुरी है ना। तो ये सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और जगदीश चंद्र माथुर सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकीकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर ये सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकीकार हैं। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी की कथा वस्तु अत्यंत संक्षिप्त है, मतलब बहुत छोटी सी कहानी है। और बाबू गोपाल दास और शंकर उमा को देखने आते हैं, ये यहाँ पर कहानी का ब्यौरा दिया हुआ है। वे जड़ पदार्थ की तरह उसका मोल तोल करते हैं, मतलब कि जो उमा है लड़की, इसको देखने के लिए आते हैं शादी के लिए बाबू गोपाल दास और उनका लड़का शंकर। तो वो उमा का एक जड़ पदार्थ की तरह, मतलब कोई वस्तु की तरह उसका मोल तोल करते हैं। उमा दृढ़ता से खरी सुनाकर उनकी पोल खोलती है, वे खिसियाने होकर वहां से चले जाते हैं। और इतने नाम पात्र के कथा वस्तु से जो एकांकी है वो गठित हुई है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का रचना काल जो है वो 1939 है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। माथुर जी की बंदी नामक एकांकी संकेत नामक पत्रिका में 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जो ब्यौरा दिया गया है, जो आपको बताया जाए कि महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान रखिएगा। अब जो आपकी एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, मतलब जो भी पात्र इसमें हैं सबको देख लेते हैं एक बार। तो पात्रों की संख्या कुल 6 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। पात्रों की संख्या 6 है, जिसमें राम स्वरूप हैं, उनका नौकर रतन है और इनकी पत्नी प्रेमा है।
ठीक है, और इनकी बेटी उमा है। तो एक घर में यहाँ पर 4 लोग हैं। रामस्वरूप हो गए, इनकी पत्नी प्रेमा हो गई और इनकी बेटी उमा हो गई, और इनके घर में एक नौकर है जिसका नाम रतन है। ठीक है, तो ये एक फैमिली हो गई। अब यहाँ पर जो इनकी बेटी उमा है, इनको देखने आते हैं गोपाल प्रसाद और इनका बेटा शंकर। ठीक है, तो ये पात्र हो गए, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसमें कुल कितने पात्र हैं, और पात्र का नाम पूछ सकता है कि रामस्वरूप किस एकांकी का पात्र है या फिर उमा किस एकांकी का पात्र है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, अब हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, जगदीश चंद्र माथुर के कृतित्व पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा। ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत नाटककारों का, उर्दू नाटककारों का, पाश्चात्य नाटककारों का या फिर हिंदी नाटककारों का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, पाश्चात्य नाटककारों का। ठीक है, पाश्चात्य नाटककारों का जो जगदीश चंद्र माथुर हैं, इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है सेकंड नंबर, माथुर जी प्रारंभ में किस नाटककार की शैली से अधिक प्रभावित थे। ध्यान रखिएगा, किस नाटककार की शैली से अत्यधिक प्रभावित थे। ऑप्शन है जेम्स बेरी शेक्सपियर और द्विजेंद्र लाल राय, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, द्विजेंद्र लाल राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड नंबर, माथुर जी के प्रथम एकांकी का क्या नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, माथुर जी का जो पहला एकांकी है वो कौन सी है। ऑप्शन है मेरी बांसुरी, बंदी, शारदिया, मूर्खेश्वर राजा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, मेरी बांसुरी। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इनकी पहली एकांकी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है फोर्थ नंबर, माथुर जी के प्रारंभिक एकांकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुए। तो इनका जो पहला एकांकी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है बाल सखा, मर्यादा, कवि वचन सुधा, सरस्वती। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, बाल सखा। और इनका जो प्रारंभिक एकांकी है वो मेरी बांसुरी है। तो वही पूछा जा रहा है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो बाल सखा नामक पत्रिका में। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है 5 नंबर, माथुर जी का प्रथम एकांकी संग्रह है बंदी, ओ मेरे सपने, भोर का तारा, घोंसले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, भोर का तारा। ये एकांकी संग्रह है, और इससे पहले जो आप पढ़े थे यहाँ पर मेरी बांसुरी, वो केवल एकांकी था। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, जो मेरी बांसुरी है वो इनका पहला एकांकी है, और भोर का तारा ये इनका पहला एकांकी संग्रह है, यानी इसमें बहुत सारे एकांकी हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 6 नंबर, किस एकांकी के बाद माथुर जी के व्यक्तित्व में निखार आया। रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, कबूतर खाना, मेरी बांसुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, विषय की दृष्टि से रीढ़ की हड्डी एकांकी है, मतलब किस प्रकार की है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, सामाजिक। ठीक है, समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको यहाँ पर दिखाने का या फिर उन पर कटाक्ष करने का इन्होंने प्रयास किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मेरी बांसुरी का प्रकाशन वर्ष है 1939, 1938, 1970, 1936। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, 1936। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। ऑप्शन है उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, अति निम्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, मध्यम वर्गीय। ठीक है, यानी यहाँ पर जो फैमिली दिखाई गई है वो मध्यम वर्गीय है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, माथुर जी के कथोपकथन की विशेषता है तीखे एवं चुटकुले, व्यंग्यात्मक, संवेदनाहीन, सामाजिक एवं व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन संख्या डी, सामाजिक एवं सजीव एवं व्यवहारिक। ठीक है, सजीव एवं व्यवहारिक, मतलब जो भी वहाँ पर कथनों का प्रयोग हुआ है वो कैसे हैं, सामाजिक हैं और व्यवहारिक हैं, मतलब बोलचाल की जो भाषा है वही यूज हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, माथुर जी के व्यक्तित्व का दूसरा रूप है चिकित्सक, नाटककार, कवि हृदय, विचारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, कवि हृदय। फिर अगला प्रश्न आता है 13 नंबर,
माथुर जी के अधिकांश एकांकी हैं, मतलब किस प्रकार के हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं 2 दृश्यीय, 3 दृश्यीय, 1 दृश्यीय, 4 दृश्यीय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, 1 दृश्यीय। अर्थात इनके जो अधिकतर एकांकी हैं उनमें केवल एक ही दृश्य रहता है। जैसे आपका जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है, इसमें भी केवल एक ही दृश्य है, जो कि एक कमरे का है और उसी कमरे में पूरी एकांकी खेली गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जगदीश चंद्र माथुर के अधिकांश एकांकी एक दृश्यीय हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 14। माथुर जी ने रंगमंच को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किसको आवश्यक माना है? वाद्य यंत्र, नृत्य, पाश्चात्य संगीत, संगीत। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, संगीत। ठीक है, इन्होंने रंगमंच को स्थायित्व प्रदान करने के लिए संगीत को आवश्यक माना है, महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 16 नंबर। माथुर जी के एकांकियों में किस वाद्य यंत्र का अधिक प्रयोग किया गया है? किस वाद्य यंत्र का अधिक प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है वायलिन तथा सितार, हारमोनियम, तबला, सारंग एवं मृदंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, वायलिन तथा सितार। ठीक है, इनके अधिकांश एकांकियों में वायलिन तथा सितार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 17 नंबर। माथुर जी का ऐतिहासिक एकांकी है, अब इनमें से कौन सा इनका ऐतिहासिक एकांकी आपको छांटना है। ऑप्शन है कोणार्क, ओ मेरे सपने, खिड़की की राह, मकड़ी का जाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, कोणार्क। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 18 नंबर। अब इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। माथुर जी की कथा वस्तु है, इनकी जो कथा वस्तु है वो किस प्रकार की है? जीवन के परिवेश से संबंधित, ग्रामीण समाज से संबंधित, शहरी समस्या से संबंधित, राजनीति से संबंधित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, जीवन के परिवेश से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 19 नंबर। अतीत की गौरवपूर्ण झांकी का चित्रण किस एकांकी में किया गया है? अतीत की गौरवपूर्ण झांकी का चित्रण किस एकांकी में हुआ है? कबूतर खाना, रीढ़ की हड्डी, मेरी बांसुरी, कोणार्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, कोणार्क में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 20 नंबर। माथुर जी के एकांकियों में किस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है? इनकी जो एकांकियां हैं उनमें कौन सी शैली का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? अलंकृत शैली, व्यंग्यात्मक शैली, द्रुह शैली, संभाषण शैली। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, अलंकृत शैली। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 21 नंबर। माथुर जी किस प्रकार एकांकीकार की श्रेणी में आते हैं? माथुर जी किस प्रकार के एकांकीकार की श्रेणी में आते हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, बौद्धिकवाद, आशावाद। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, प्रयोगवाद। ये किस प्रकार के एकांकीकार हैं? तो प्रयोगवादी एकांकीकार। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 22 नंबर। माथुर जी के एकांकियों का केंद्र बिंदु होता है दहेज प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, रूढ़िवादी समस्याओं पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, रूढ़िवादी समस्याओं पर। और जो आपका एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसमें भी रूढ़िवादी समस्या को ही दिखाया गया है कि पहले के समय में क्या होता था, जो लड़कियां हैं अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी तो लोग सोचते थे कि ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसको संभालना या फिर उसको हैंडल करना कठिन होगा। तो इसमें भी वही चीज़ दिखाई गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 23 नंबर। माथुर जी ने मूर्खेश्वर राजा किसकी प्रेरणा से लिखा था? अपने पिता, मित्र, बाल सखा, भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, बाल सखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। रीढ़ की हड्डी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, जगदीश चंद्र माथुर। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 26 नंबर। कल्पना पत्रिका में माथुर जी का कौन सा एकांकी प्रकाशित हुआ? शारदीया, मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, खंडहर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, शारदीया। ठीक है, इनका जो एकांकी शारदीया है ये कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 27 नंबर। माथुर जी के किस एकांकी का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है? इनके कौन से एकांकी का इंग्लिश में अनुवाद हुआ है? रीढ़ की हड्डी, खंडहर, भोर का तारा, मेरी बांसुरी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी खंडहर। खंडहर का अनुवाद जो है वो अंग्रेजी भाषा में भी किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, कलिंग विजय तथा भोर का तारा एकांकी का वातावरण है, मतलब जो वातावरण है या फिर जो परिवेश है वो कैसा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या फिर सांस्कृतिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी सांस्कृतिक। कैसा वातावरण है? तो सांस्कृतिक वातावरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 29 नंबर, मेरी बांसुरी की भाषा शैली है आधुनिकतम, पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए आधुनिकतम। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 31 नंबर, मकड़ी का जाला का प्रकाशन वर्ष, मतलब यहाँ पर मकड़ी का जाला का प्रकाशन पूछा जा रहा है कब हुआ? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1941, 1931, 1943, 1942। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन संख्या ए 1941। मकड़ी का जाला एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? 1941 में। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 33 नंबर, माथुर जी की एकांकियों का मुख्य उद्देश्य है आत्म अभिव्यक्ति और समाज सुधार, युवा समाज को नई शिक्षा देने के लिए शिक्षा प्रसार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी समाज सुधार। इनकी एकांकियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? समाज सुधार। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 34 नंबर, रंगमंच की दृष्टि से माथुर जी की एकांकियों का प्रमुख गुण है संवेदनशील अभिनय, साज सज्जा, विचित्रता, नाटकीयता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए संवेदनशील अभिनय। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 36 नंबर, माथुर जी ने परास्नातक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? परास्नातक की शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? दिल्ली विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इन्होंने परास्नातक कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 37 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले ही बता दिया गया था कि इनका जन्म कब हुआ था। 1917 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो खुर्जा नामक गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन, माथुर जी का पहला राजा नाटक कितने अंकों में विभाजित है? माथुर जी का जो नाटक है पहला राजा, ये कितने अंकों में विभाजित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 2 अंकों में, 4 अंकों में, 3 अंकों में, 5 अंकों में। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी 3 अंकों में। ध्यान रखिएगा, पहला राजा जो इनका नाटक है ये 3 अंकों में विभाजित है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 40 नंबर, वर की भांति कन्या को भी अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यह किस एकांकी का मूल उद्देश्य है? वर की भांति यानी कि लड़के की भांति जो लड़की है उसको भी अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। ये जो उद्देश्य है किस एकांकी का है? खंडहर, कोणार्क, बंदी, रीढ़ की हड्डी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एकांकी जो है बहुत अच्छी है और छोटी सी एकांकी है, आप 10 मिनट में आराम से पढ़ सकते हैं, तो इसको जरूर पढ़िएगा। एकांकी अगर एक बार आप पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कर पाएंगे, फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न आता है 41 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर ने शिवाजी पर द्विजेंद्र लाल राय की शैली में एकांकी लिखी थी 14 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए 14 वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र माथुर ने शिवाजी पर द्विजेंद्र लाल राय की शैली में एक एकांकी लिखी थी। तब इनकी उम्र थी मात्र 14 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, माथुर जी के किस एकांकी में समाज की उस घृणित मनोवृत्ति का व्यंग्यपूर्ण चित्रण उपस्थित हुआ है जिसमें पुत्री का पिता होने के कारण उसे घृणा का पात्र समझा जाता है? ऑप्शन है घोंसले, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, शारदिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 43 नंबर, रीढ़ की हड्डी के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी जगदीश चंद्र माथुर। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 45 नंबर, रीढ़ की हड्डी में किसके विवाह का प्रसंग है? ऑप्शन है प्रेमा, उमा, रतन, रतन की बेटी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी उमा। ठीक है। उमा को देखने के लिए जो लड़के वाले हैं वो आते हैं और उमा से विवाह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये अधिक पढ़ी होती है।
उनको लगता है कि ये केवल 10th पास है, लेकिन ये बीए किए होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उमा की शादी का यहाँ पर प्रसंग दिखाया गया है और उमा की माँ है प्रेमा। अगला प्रश्न 46 नंबर, रीढ़ की हड्डी में उमा के पिता का क्या नाम है? रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, रतन, शंकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए रामस्वरूप। ये उमा के पिता हैं और रतन उमा के घर में नौकर है और शंकर जिससे उमा का विवाह तय होता है, मतलब तय करने के लिए आते हैं, और शंकर के पिता हैं गोपाल प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 47 नंबर, रीढ़ की हड्डी में दावत में किस चीज़ की कमी रह गई थी? तो जो आपकी एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसमें दावत में किस चीज़ की कमी रह जाती है? बर्तन, साज सज्जा, मक्खन, धन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी मक्खन। ठीक है, मक्खन यहाँ पर आ नहीं पाता है और मतलब मंगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो गलती से रह जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी कहानी में दावत में किस चीज़ की कमी रह जाती है? तो मक्खन की। 48 नंबर क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी में उमा की माँ का क्या नाम है? सीमा, प्रेमा, रतन, नेहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी प्रेमा। ठीक है, दो ही स्त्री पात्र हैं, एक प्रेमा हो गई और दूसरी हो गई उमा, जिसको देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। बाकी इसमें कोई स्त्री पात्र हैं ही नहीं। अगला प्रश्न 49 नंबर, उमा को देखने के लिए कौन आता है? शंकर, रतन, रामस्वरूप, महेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए शंकर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 50 नंबर, रीढ़ की हड्डी में उमा के वस्त्र कैसे हैं? रेशमी, साड़ी, सादे वस्त्र, कीमती वस्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी सादे वस्त्र। उमा जब नीचे आती है लड़के वालों के सामने तो सादे वस्त्र ही पहने होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 45 नंबर, उमा के चश्मे को देखकर कौन चौंक पड़ता है? रतन, बाप बेटे, मेहमान, प्रेमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी बाप बेटे। बाप बेटे दोनों जो उमा चश्मा लगाए होती है तो उसको देखकर चौंक जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत पढ़ाई करती है तभी ये चश्मा लगाए है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 52 नंबर, रीढ़ की हड्डी में उमा कौन सा गीत गाती है? सूरदास का, मीरा का गीत, रैदास, कबीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी मीरा का गीत। जो लड़के वाले हैं इसको देखने के लिए आते हैं तो गाने बजाने के लिए भी कहते हैं, तो ये मीरा का एक गीत गाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 53 नंबर, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? ये किसने कहा था? उमा, प्रेमा, रतन, रतन की माँ। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए उमा कहती है। ये जो यहाँ पर लाइन दी हुई है ये उमा कहती है, किससे? लड़के वालों से। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 54 नंबर, रीढ़ की हड्डी में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? ऑप्शन है 3, 5, 1, 4। तो यहाँ पर जो भी विकल्प दिए हुए हैं सारे गलत हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया है केवल 2 ही स्त्री पात्र हैं। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आप 3 को सही कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे कम है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर विकल्प आपके सारे गलत आएँ तो आप उस विकल्प को चूज़ करिएगा जो आपका राइट के समीप हो, मतलब राइट आंसर के जो समीप हो। जैसे 2 स्त्री पात्र हैं तो यहाँ पर 2 के समीप आपको 3 मिल रहा है, तो इसको आप सही कर सकते हैं, लेकिन गलत ये भी है। तो ध्यान रखिएगा, स्त्री पात्र 2 हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी में कितने पुरुष पात्र हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए 4। और 4 कौन कौन से पात्र हैं ये भी ध्यान रखिएगा, एक तो रामस्वरूप और दूसरा रामस्वरूप का नौकर हो गए, और 2 हो गए जो उमा को देखने के लिए आते हैं, बाप बेटे। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी का प्रकाशन कब हुआ? 1935, 1945, 1939, 1938। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी 1939, यानी 1939 में रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा की शैक्षिक योग्यता क्या थी? मतलब उमा कितनी पढ़ी थी? स्नातक, स्नातकोत्तर, इंटरमीडिएट, मैट्रिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्नातक, यानी ये केवल बीए किए हुए थी। स्नातकोत्तर का मतलब होता है मास्टर की डिग्री, एमए वगैरह, और इंटरमीडिएट तो आप जानते हैं 12th को कहते हैं, मैट्रिक 10th को कहते हैं। तो उमा स्नातक किए हुई थी, यानी बीए पास थी। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है 58 नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी की शैली है, यहाँ पर शैली पूछी जा रही है किस प्रकार की है?
ऑप्शन है व्यंग्यपूर्ण, चित्रात्मक, विस्मयकारी, सरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए व्यंग्यपूर्ण। कैसी शैली है? व्यंग्यपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है? रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है? सितार, तबला, हारमोनियम, पियानो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए सितार। ठीक है, सितार बजाती है जो उमा है, उमा सितार बजाती है और साथ में मीरा का एक गीत गाती है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 60 नंबर, रीढ़ की हड्डी का कथानक है राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी सामाजिक, क्योंकि यहाँ पर समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने का या फिर उन पर कटाक्ष करने का प्रयास किया गया है। रीढ़ की हड्डी का उद्देश्य है स्त्री शिक्षा पर जोर, बिल्कुल भी नहीं। स्त्री पुरुष में समानता, ये भी गलत है। सामाजिक बुराइयों को दूर करना और प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए सामाजिक बुराइयों को दूर करना। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 62 नंबर, रीढ़ की हड्डी में किस वर्ग की सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है? तो ये तो क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी मध्यम वर्गीय। ठीक है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनमें जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। उमा अपने पिता द्वारा मंगाए जाने पर क्या लाती है? नाश्ता, चाय, फल, पान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी पान। ठीक है, पान लेकर आती है, लड़के वालों के सामने ये पान की थाल लेकर आती है। अगला प्रश्न, अपमानित महसूस होने पर उमा किससे तर्क करती है? गोपाल प्रसाद से, शंकर से, रतन से, रामस्वरूप से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए गोपाल प्रसाद से, मतलब लड़के के पिता से जो उमा है वो तर्क करती है, बातचीत मतलब करती है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी की कथा वस्तु है शुद्ध यथार्थवाद के धरातल पर, नाटकीय, उत्तेजक, संवेदनशील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए शुद्ध यथार्थवाद के धरातल पर। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है 66 नंबर, रीढ़ की हड्डी की भाषा है सशक्त एवं व्यवहारिक, व्यंग्यपूर्ण और संस्कृत निष्ठ, अपभ्रंश मिश्रित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए सशक्त एवं व्यवहारिक। फिर अगला प्रश्न आता है 67 नंबर, रीढ़ की हड्डी में कुशलता पूर्वक निर्वाह किया गया है देश काल, साज सज्जा, पात्रों की संख्या, संकलन त्रय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी संकलन त्रय का। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, शंकर के पिता का क्या नाम था? जो लड़का है जो देखने आता है उमा को, उसका नाम शंकर है, इसके पिता का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप, रतन, उमाकांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए गोपाल प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस भाव को स्थान प्रदान किया गया है? प्रेम को, अंतर्द्वंद को, संघर्ष को, ईर्ष्या को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी अंतर्द्वंद को। ठीक है, अंतर मन के द्वंद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल दास का, रामस्वरूप का, शंकर का, रतन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए गोपाल दास का। गोपाल दास क्या कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं। यहाँ पर जो मोर शब्द है वो पुरुष वर्ग को सूचित कर रहा है। ठीक है, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, क्योंकि गोपाल दास का मानना है कि लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत, उनका तो काम क्या है चौका बर्तन करना, और जो पुरुष वर्ग है यानी जो लड़के हैं उनका तो काम ही होता है पढ़ाई करना, पढ़ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं और शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर समझिए, ग्रामोफोन बजा होता ना दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। ये कथन किस शैली का, इस कथन में किस शैली का प्रयोग हुआ है? वर्णात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, आत्मालाप शैली, उद्घोषणा शैली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी व्यंग्यात्मक शैली। और ये पंक्ति कहता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, उमा के पिता रामस्वरूप। और किसके लिए कहते हैं? अपनी पत्नी प्रेमा के लिए, क्योंकि वो एक बार बोलना स्टार्ट कर देती है तो रुकती ही नहीं है। तभी कहते हैं कि ग्रामोफोन दो प्रकार का होता है, एक तो ऐसा कि जब मन करे बजा लो, जब मन करे बंद कर दो, लेकिन एक होता है ईश्वर का बनाया हुआ कि एक बार बजा तो फिर रुकने का नाम ही नहीं। तो ये इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में कहा है।
फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद किसे अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है? रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर, रतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, रामस्वरूप को। ठीक है, रामस्वरूप को जो मतलब रामस्वरूप के घर में जो उनकी लड़की को देखने आते हैं, उनके आगे ये जी हजूरी करते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह को बिजनेस कौन मानता है? रामस्वरूप, शंकर, गोपाल प्रसाद, प्रेमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, गोपाल प्रसाद यानी शंकर के पिता। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के कथोपकथन किसकी सृष्टि पर हैं? ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी के जो कथोपकथन हैं किसकी सृष्टि पर हैं? नाटकीय सौंदर्य की, प्रेमा की, वातावरण की या फिर अभिनेता की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, नाटकीय सौंदर्य की। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है 76 नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा ने अपनी तुलना किससे की है? उमा ने अपनी तुलना यानी अपनी कंपेयर किससे की है? विदुषी से, भेड़ बकरी से, मेज कुर्सी से या फिर वनस्पति से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, मेज कुर्सी से। ध्यान रखिएगा, उमा ने अपनी तुलना किससे की थी? मेज कुर्सी से। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी एकांकी आधुनिक समाज में लड़कियों के विवाह की घृणित प्रथा पर प्रकाश डालती है, साथ ही नारी जागरण की ओर संकेत करती है? मेरी बांसुरी, खिड़की की राह, रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी इनकी जो ऐसी एकांकी है जो समाज में लड़कियों के विवाह की घृणित प्रथा पर प्रकाश डालती है और साथ ही साथ नारी जागरण की ओर संकेत करती है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 78 नंबर, किसका विचार है कि संवेदनशील अभिनय के द्वारा ही सच्चे वातावरण और सहानुभूति का सृजन होता है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है 79 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी आपको बताया जा चुका है, इनका जन्म हुआ था खुर्जा नामक स्थान पर जो कि यूपी में पड़ता है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 81 नंबर, हिंदी एकांकी धारा को अत्यंत कलात्मक एकांकियों द्वारा परिपुष्ट करने वालों में किसका नाम महत्वपूर्ण है? भुवनेश्वर का, जगदीश चंद्र माथुर का, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का, उदय शंकर भट्ट का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, जगदीश चंद्र माथुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में जतन, लक्षण, पाउडर जैसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किस पात्र ने किया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लक्षण, जतन और पाउडर ये शब्द जो आपकी रीढ़ की हड्डी एकांकी है इसमें प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन किसके द्वारा, मतलब कौन बोला है इन शब्दों को? रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, प्रेमा, उमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, प्रेमा। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया है? प्रेमा ने। ध्यान रखिएगा, और प्रेमा कौन है? रामस्वरूप की पत्नी। तो यहीं पर आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे बेझिझक टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।